हम देखते हैं इनकी राइटिंग्स के, जो इन्होंने लिखा है, लेखनी को अगर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि कितना वैरायटी थी इनके अंदर, किस तरह से ये एक एक टॉपिक पे अलग अलग विचार रखते थे, या इनकी जो समझदारी थी कितनी ब्रॉड थी। तो पहला जो बुक है इन्होंने लिखी, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना। अब ये चाइना, क्योंकि उस समय ये कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्होंने देखा, तो हम जैसा कि चाइना के बारे में जानते हैं, वहां की जो अगुवाई की लीडरशिप जो थी वो किसके साथ थी, माओ से तुंग। माओ से तुंग जो थे वो रेवोल्यूशन, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन थे लाते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना और इंडिया में ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन बनती है, लेकिन दोनों जगह का जो रिजल्ट है वो अपोजिट हो जाता है। कैसे कि माओ से तुंग जो थे वो कम्युनिस्ट लीडर थे और एम.एन. रॉय भी यहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर बनते हैं। दोनों का काम होता है कि अपने यहाँ जो मार्क्सवादी क्रांति करें। माओ से तुंग इसमें सफल हो जाते हैं, एम.एन. रॉय असफल रहते हैं, ऑल्दो बाद में ये खुद कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। माओ से तुंग वहां पे जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी मतलब जो राष्ट्रवादी पार्टी थी या जो बेसिकली लड़ रही थी, वो थी वहां पे कुमिंगतांग करके जो पार्टी थी, और इंडिया में उसी तरह की सिमिलर पार्टी कांग्रेस थी। तो कांग्रेस भी नेशनलिस्ट पार्टी थी जिसको सपोर्ट यहाँ के नेशनलिस्ट बुर्जुआ जो कह रहे हैं। अगर हम देखें एम.एन. रॉय या मार्क्सिस्ट थिंकिंग या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में देखें तो उनको नेशनलिस्ट बुर्जुआ पार्टी कह रहे हैं। यहाँ पे कुमिंगतांग भी नेशनलिस्ट बुर्जुआ पार्टी है। ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। माओ पहले इस कुमिंगतांग में होते हैं, इस पार्टी में, और बाद में इसमें मतभेद के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और इसके अगेंस्ट में काम करने लगते हैं कुमिंगतांग के। यहाँ पे अगर भारत में देखें तो एम.एन. रॉय एंटी कांग्रेस होते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये कम्युनिस्ट की तरह बात करते हैं। बाद में जब जेल हो जाती है, जेल से लौट के आते हैं तो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से चीजें बदल जाती हैं। ये जो चीजें यहाँ पे सक्सेसफुल रेवोल्यूशन ले आते हैं माओ, और वहां पे एक सोशलिस्ट कंट्री बनाते हैं 1949 में। यहाँ पे 1949 आते आते या 1947 में भारत को आजादी मिल जाती है। आजादी के बाद भारत में लिबरल डेमोक्रेसी या मिक्स्ड इकोनॉमी की डेमोक्रेसी बनती है, जिस डेमोक्रेसी को बाद में एम.एन. रॉय क्रिटिसाइज भी करते हैं। यहाँ पे भी कुमिंगतांग जो है वो ताइवान जो है आज के समय में ताइवान, वहां पे तो लिबरल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर देता है, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ द चाइना है वहां पे रेवोल्यूशन आ जाता है और जो आइडिया है सोशलिज्म का वो इम्प्लीमेंट हो जाता है माओ के द्वारा। और माओ एक चेयरमैन माओ के नाम से एक दुनिया के यूनिवर्सल कम्युनिस्ट लीडर में से एक हो जाते हैं। लेनिन, स्टालिन और माओ जैसे बड़े लीडर्स में माओ का भी नाम आज के समय में आता है। और माओ भी अपना एक वाद चलाते हैं जिसको हम आज के समय में माओवाद कहते हैं या माओइज्म कहते हैं। आज के समय में हम देखते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड या जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें काफ़ी इस माओइज्म से संघर्ष करती है, हमारी आर्मी भी करती है। तो माओइज्म एक आइडियोलॉजी जो है वो इन्हीं माओ से आता है। तो ये सारी चीजें जो हमने बताई ये बैकग्राउंड बताता है या उसका आधार बनाता है कि किस तरह से एम.एन. रॉय और माओ, जबकि आइडिया इनका माओ का 6th इंटरनेशनल में देखा जाए तो एम.एन. रॉय भी जाते हैं, माओ भी जाते हैं, लेकिन माओ जो एम.एन. रॉय है इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, माओ एक यूनिवर्सल लीडर बन जाते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं। बियॉन्ड कम्युनिज्म, जब ये कम्युनिज्म से जब इनको निकाल दिया गया तो उसके बाद ये जो अपना सर्च करते हैं कि क्या कम्युनिज्म से भी बेटर कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, क्या कोई ऐसी विचारधारा हो सकती है जो कम्युनिज्म से भी आगे की बढ़ जाए। क्योंकि अभी तक ये मान रहे थे कम्युनिज्म ही एक यूटोपियन आइडिया है, कि यही सबसे अच्छी आइडिया है। तो बियॉन्ड कम्युनिज्म जो आता है, जो हमने बात की, इसके बाद की जो पुस्तक है वो उसमें क्लियरली दिखाते हैं न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो। एक मैनिफेस्टो लिखते हैं जिस न्यू ह्यूमनिज्म का, उसमें बताते हैं किस तरह से क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मानवतावाद सबसे ऊपर है और विचारधारा, आइडियोलॉजीज जो हैं वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, क्योंकि मनुष्य जो है आइडियोलॉजी के नाम पे लड़ रहा था। और उस समय काफी विचारधाराएं थी, क्योंकि जब ये लिख रहे होते हैं तो हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो विचारधाराओं के नाम पे हमारे पास नाजिज्म था,
कुछ लोग नाजिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग फासिज्म को, जो जर्मनी के अंदर है नाजिज्म को हिटलर की अगुवाई में, फासिज्म को मुसोलिनी की अगुवाई में। इसके बाद लिबरल आइडिया जो है, जिसमें ब्रिटेन और अगर हम यूएसए को देखें ये लोग चैंपियन कर रहे हैं। सोशलिज्म है, ये आइडिया जो है यूएसएसआर है, फिर बाद में चाइना भी आ जाता है, ये लोग चैंपियन कर रहे हैं। लेकिन सारी लड़ाई जो है आपस में विचारधाराओं की है। नाजिज्म फासिज्म एक हो जाते हैं, लिबरलिज्म और सोशलिज्म एक हो जाता है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। पहले नाजिज्म ने कत्लेआम किया अपनी रेशियल सुपीरियरिटी के नाम पे, फासिज्म ने भी इसी तरह से कत्लेआम मचाया। लिबरल आइडिया जो है इसमें और सोशलिज्म बाद का जो पीरियड आता है, जिसको हम जो कोल्ड वॉर कहते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि दो विचारधाराओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। तो कोल्ड वॉर जो है विचार, तो ये कहते हैं कि नहीं, इससे बेटर आइडिया है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, इन सभी चीजों का बीच का एक स्वरूप है। तो इसके बाद जो रीजन, मानवतावाद में भी ऐसा ना हो कि मानवतावाद जो पहले का था वो धार्मिक मानवतावाद था, कि धर्म के आधार पर जो चीज सही है वही सही है। अब इस मानवतावाद से ये कहते हैं कि नहीं, रीजन, रोमांटिसिज्म और रेवोल्यूशन, कि तर्क के आधार पे क्रांति होनी चाहिए, ना कि किसी विचारधारा के आधार पे क्रांति होगी, क्योंकि विचारधारा जो होगी सेक्टेरियन होगी। इसका मतलब होता है कि अपने जो ग्रुप है उसके हित की बात हम जल्दी सोचेंगे या ज्यादा सोचेंगे, बाकी टोटलिटी में ह्यूमैनिटी के लिए हम कम सोचेंगे। तो हम देख सकते हैं ये सारी चीजें हुई भी, नाजिज्म में भी यही हुआ, फासिज्म में भी हुआ, लिबरलिज्म में भी हुआ, सोशलिज्म में भी यही हुआ, कि अपने जो ग्रुप है उसके हित के बारे में या अपनी पॉलिटिक्स के बारे में लोगों ने ज्यादा सोचा, संपूर्ण मानवता के बारे में लोगों ने कम समझा, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बुक लिखते हैं। बाद में इसके बाद साइंटिफिक पॉलिटिक्स आती है। जब जो ये कांग्रेस से निकल जाते हैं उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला की तरह काम कर रही है। तो ये कहते हैं कि नहीं, साइंटिफिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जिसमें पार्टी लेस डेमोक्रेसी जैसी चीज भी आती है। बाद में अगर हम देखें तो जयप्रकाश नारायण या इस तरह के लोग भी बोलते हैं, और इस समय ये भी बोलते हैं साइंटिफिक पॉलिटिक्स तो होनी चाहिए, और उसमें इंडिविजुअल के जो आइडियाज हैं वो साइंटिफिकली इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करे, ना कि किसी करिश्मा के ऊपर, ना ही किसी ट्रेडिशनल अथॉरिटी के ऊपर, कि पहले से ही जैसे गांधी जी का एक करिश्मा था, अब गांधी जी की वजह से लोग कांग्रेस को हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं, या नेहरू का एक करिश्मा था तो नेहरू की वजह से कांग्रेस को हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हर जो कांग्रेस में जुड़ा व्यक्ति है वो उतना ही समझदार है या कांग्रेस की सारी जो आइडियोलॉजी उसको फॉलो कर रहा है। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति को आइडियोलॉजी के बेस पे चेक कीजिए। न्यू ओरिएंटेशन में भी इसी तरह की बात करते हैं, और जो हमने बात की न्यू बियॉन्ड कम्युनिज्म 1947 में लिखते हैं, ये तो हमने बात कर ही ली। तो ये सारी बुक्स जो हैं ये इनका आइडिया रिफ्लेक्ट करती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम देखते हैं मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म जैसी बुक भी लिखते हैं। मटेरियलिज्म का मतलब हो गया भौतिकवाद। अब ये भौतिकवाद प्रिंसिपल तो कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स से ये काफी इंस्पायर भी रहते हैं, इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो लेकिन ये बात की जो भौतिकवाद है इस पे भी बात करते हैं कि ये भौतिकवाद जो है ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने आप में परिपूर्ण नहीं है ये थ्योरी, इसमें भी कुछ चीजें और जोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि भारत के संदर्भ में एक्चुअली सिर्फ एम.एन. रॉय ही नहीं, ग्रामसी भी इस तरह की आइडिया दे चुके हैं कि सिर्फ जो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का आइडिया है, कि भौतिकवाद का जो आइडिया है वो सुपर स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड नहीं करता। मार्क्स को बहुत से लोग जो नव मार्क्सवादी हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनमें से एक अगर हम देखें तो एम.एन. रॉय भी हैं। तो इसमें एम.एन. तो भौतिकवाद का जो प्रिंसिपल है इसमें अमेंडमेंट लाते हैं, और उनके जो ह्यूमनिज्म का प्रिंसिपल है वो भौतिकवाद में कह सकते हैं संशोधन के बाद ही आता है। इसके बाद क्योंकि भौतिकवाद पे बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं कि भौतिकवाद को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, भौतिकवाद का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल उसमें बिलीव करते हैं, और साइंस और सुपरस्टिशन जैसी किताब भी ये लिखते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो साइंस जो विज्ञान है और जो सुपरस्टिशन जिसको हम कहेंगे अंधविश्वास को भी दूर करने, क्योंकि उस समय तक भारत के अंदर एक अजीब तरह का अंधविश्वास था। तमाम सारी